Good morning, students. So today the topic of discussion is the Bohr's model of an atom. This is the part 7 of the chapter structure of atom. So we will discuss the postulates now. It is the Niels Bohr, a Danish physicist in 1913, who proposed a new model of atom, and this new model is called Bohr's model of atom. So postulates I'm going to discuss now. The postulate of Bohr's model of an atom. First postulate is that an atom consists of a small heavy positively charged nucleus in the center and electron revolves around it in circular orbit. जो एटम है वो आपका एक बहुत ही स्मॉल और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से बना है और वो न्यूक्लियस एटम के सेंटर में प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. ये फर्स्ट था, उसका पोस्टुलेट था. सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी. ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होगी, एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और दी स्टेशनरी लेवल. सो ये पोस्टुलेट उसने किस थ्योरी की हेल्प से लिया, बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा की हेल्प से लिया. फाइन. सो इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनकी एक फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी है. इन ऑर्बिट्स को हम बोलेंगे एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स. The energy of the electron revolving in a particular orbit is fixed and does not change with time. सो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी भी फिक्स है और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. एंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर नंबर एज 1, 2, 3, 4 और डेजिग्नेटेड एज KLMNO स्टार्टिंग फ्रॉम द शेल्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस. और जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं उनको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर से, एंड इट कैन बी सो ऑन 5, 6, 7 एंड अप टू infinity, and they are designated as the KLMNO and so on. These are the shells basically, and K shell is the closest to the nucleus. Now sub part of this postulate is that the energies of the different stationary states in case of hydrogen atom are given by the expression which is mentioned in this in this picture. Fine. अब जो डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के केस को अगर हम डिस्कस करें, देखिए हम जो भी अब केस पढ़ेंगे वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को पढ़ेंगे. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स हाइड्रोजन सिस्टम. फाइन. सो वन इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है आपका, सो वी आर डिस्कसिंग हेयर दी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपका He पॉजिटिव भी आ सकता है, Li2 पॉजिटिव भी और हाइड्रोजन भी, बिकॉज हाइड्रोजन Li2 पॉजिटिव एंड हीलियम पॉजिटिव, ये जो तीनों स्पीशीज़ है इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सिंगल ही रहेगा. सो जो पोस्टुलेट्स हैं ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए है, ना कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए. फाइन. सो ये एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन बेसिकली स्टेशनरी स्टेट्स के लिए है, डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स के लिए. सो ऊपर जो पहला En - 2π² m e raised to the power 4 z² upon n² किलो जूल पर मोल लिखा है. दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी स्टेट. नेक्स्ट में जो स्टेशनरी स्टेट की आपका एनर्जी है दैट इज़ -1312 z² upon n². देखिए ऊपर -2 कांस्टेंट, पाई इज़ कांस्टेंट, मास और इज़ कांस्टेंट, ई इज़ कांस्टेंट. फाइन. ये दोनों मास आपके कांस्टेंट है, मीन्स इलेक्ट्रॉन के हैं ये दोनों कांस्टेंट है. m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड z आपका बेसिकली वेरी कर सकता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए, बिकॉज आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी हो सकता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हीलियम पॉजिटिव भी हो सकता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन लिथियम 2 पॉजिटिव भी हो सकता है. फाइन. तो उस केस में एटॉमिक नंबर आपका वेरी करेगा, तो z इज़ नॉट कॉन्स्टेंट हेयर. डिवाइड बाय n² into h², your h² is constant which is a Planck constant, but n is again the number of shell which is not constant. तो आपका जो कांस्टेंट नहीं है उसे हम एज इट इज़ रखेंगे लाइक z²/n². जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी इन किलो जूल पर मोल दैट इज़ 1312 माइनस में. ठीक है. तो यानी कि आप अगर n की वैल्यू डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपको एनर्जी की वैल्यूज़ भी डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स की आपको मिलती जाएगी. नाउ नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है दैट इज़ दी -2.18 इंटू 10 raised to the power -18 z² upon n². दिस इज जूल पर एटम. ये जूल पर एटम में है आपकी यूनिट्स, वेयर z इज़ द एटॉमिक नंबर एंड n स्टैंड्स फॉर द एनर्जी लेवल और n स्टैंड्स फॉर द बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और k एलिमेंट शेल्स. So first energy level n is equals to 1 which is closest to the nucleus has lowest energy. Fine. because जहाँ n is equals to 1 होगा जो कि closest है आपके न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी क्या होगी, आपकी कम होगी. एंड द एनर्जी ऑफ द लेवल्स इंक्रीजेस एज वी मूव आउटवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेवल. जैसे आप 1 से आगे लेवल्स में मूव करते जाएंगे उनकी एनर्जीज आपकी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी. The radii of the stationary states of the hydrogen atom are given as the expression. अब हम stationary states जो है हाइड्रोजन की उनकी रेडियाई भी निकाल सकते हैं. लाइक
R इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है दैट योर R इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर. इस फॉर्मूला को यूज़ करके यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट ऑल्सो. Fine, where A naught is 52.9 picometer, it is the radius of the first Bohr stationary state and it is called Bohr's radius. A naught आपका 52.9 picometer जो है ये कब आएगा, जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे. जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो आपका रेडियस जो है A नॉट के इक्वल हो जाएगा और A नॉट की वैल्यू जो है वो है 52.9 पिकोमीटर. ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है. तो A नॉट अगर 52.9 पिकोमीटर है दैट इज इक्वल्स टू R. कब होगा ये R के इक्वल, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी. दैट इज़ वाई A नॉट को हम रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं या फिर बोहर्स रेडियस भी बोलते हैं. ये तो है हाइड्रोजन के लिए. बट अगर कोई हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं उस केस में जो रेडियस होगा स्टेशनरी स्टेट का उसको हम n स्क्वायर A नॉट बाई Z से डिनोट करेंगे. फाइन, Z मीन्स आपको वहाँ पे अब एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा. ऊपर हमने Z क्यों नहीं यूज़ किया, बिकॉज इस केस में जस्ट अ मिनट, बिकॉज इस केस में Z जो होगा आपका 1 के इक्वल रहेगा फॉर दी हाइड्रोजन. बट अगर आप हीलियम पॉजिटिव या फिर आप लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करें, इस केस में Z आपका चेंज होगा. हीलियम के केस में 2 है और लिथियम के केस में 3 है. सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे Z मेंशन किया फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन हमने मेंशन नहीं किया. नाउ थर्ड पोस्टुलेट, since the electrons revolve only in those orbits which have fixed value of energy, hence electrons in atom can have only certain definite or discrete values of energy, not any value of their own. It means the energy of an electron is quantized. अब कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिन ऑर्बिट की फिक्स वैल्यू है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें घूम रहे हैं उनकी भी कुछ डेफिनेट वैल्यू ही होगी, कोई डिस्क्रीट वैल्यू होगी. ये नहीं कि उसकी कोई भी वैल्यू हो जाएगी. सो इट मीन्स जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या है, फिक्स्ड है. फिक्स्ड मीन्स क्वांटाइज्ड है. Now next postulate is, like energy, the angular momentum of an electron in atom can have certain definite or discrete values and not any value of its own. Energy की तरह ही angular momentum भी जो है इलेक्ट्रॉन का उसकी भी एक definite value रहेगी. ये नहीं कि उसकी भी कोई भी वैल्यू हो, but it will be having any certain or the discrete value. And the permissible values of angular momentum are given by the expression this, which is mvr is equals to nh upon 2 pi. So this is the postulate which shows that the angular momentum of the electron in a stationary state is also fixed. So where mvr is equals to what, this is nh upon 2 pi. mvr is the angular momentum, that is equals to nh upon 2 pi, and nh upon 2 pi is fixed. Only the n shell or the value of n varies, it is 1 2 3 4. So यानी कि it means if I say फॉर एंगुलर मोमेंटम, अगर मुझे फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उस केस में वो h अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा. अगर आपको सेकंड स्टेट का निकालना है तो आप n को 2 पुट करेंगे तो वो h अपॉन पाई के इक्वल होगा, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये 1 स्टेट का है, ये सेकंड स्टेट का है. अगर आपको थर्ड स्टेट का निकालना है तो n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 3h अपॉन 2 पाई आएगा. सो इस तरीके से आप हर एक स्टेट में हर एक स्टेशनरी स्टेट का एंगुलर मोमेंटम भी आप निकाल सकते हैं. मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स में है उनका भी आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं. वेयर m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, r इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, and h is the Planck's constant, and n is any integer. The angular momentum of an electron in an atom is also quantized. So energy of electron is quantized and angular momentum is also quantized. Now next postulate is that when the electrons in an atom are in their lowest energy state, they keep on revolving in the respective orbits without losing energy, because energy can neither be lost nor gained continuously. This state of atom is called normal or ground state. वो कह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एटम में वो हमेशा अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट होगा और वहाँ पे उसी ऑर्बिट्स में क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी. फाइन, इलेक्ट्रॉन जब भी प्रेजेंट होगा वो अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट होगा और अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में वो क्या कर रहे हैं, दे कीप ऑन रिवॉल्विंग इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी, बिकॉज एनर्जी जो है ना तो लॉस हो सकती है ना ही गेन हो सकती है कॉन्टिन्यूसली. एनर्जी जब भी गेन या लॉस होगी तो कैसी होगी, डिसकॉन्टिन्यूसली लॉस होगी. सो दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट. तो उस स्टेट को हम बोलेंगे नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट बोलेंगे. Next postulate is energy is emitted or absorbed only when the electron jumps from one orbit to the other. So energy absorb होगी या emit होगी कब, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा या एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा. जो हमने की एलिमेंट शेल्स पढ़ी हैं उनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं. So when energy is supplied to an atom, an electron in the atom may jump from its normal energy level to some high energy level
by absorbing a definite amount of energy. This state of atom is called the excited state. कह रहा है कि अगर हम थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करें एटम को तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो प्रोवाइडेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने नॉर्मल स्टेट से किसी और स्टेट में जंप कर जाएंगे, और जब वो नॉर्मल स्टेट से किसी और स्टेट में या हाई एनर्जी लेवल्स में जंप कर गए बाय एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी, तो जब वो जिस भी लेवल में जंप करेंगे अपने नॉर्मल स्टेट को छोड़ के, तो उस स्टेट को जहाँ पे वो गया है उसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट. सो दैट स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट, दैट स्टेट वेयर द इलेक्ट्रॉन विल जंप. फाइन. सिंस द लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज शॉर्ट नाउ, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट में चला तो गया बट वहाँ वो स्टेबल नहीं है, वहाँ उसकी लाइफ टाइम शॉर्ट है. सो इट इमीडिएटली जम्प्स बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल बाय एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में अब स्टेबल नहीं है, तो वो ऊपर से एक्साइटेड स्टेट से फिर दोबारा नॉर्मल स्टेट में जंप करके वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा तो इट विल एमिट सम एनर्जी दैट इन फॉर्म ऑफ लाइट, और उस एनर्जी की कुछ ना कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी. And the amount of energy emitted or absorbed is given by the differences of the energy of the two energy levels concerned, that is delta E is equals to E2 minus E1. और जितने एनर्जी वो एमिट करेगा और जितनी वो एब्जॉर्ब करेगा उसको हम कैसे निकालेंगे, दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को सब्सट्रैक्ट करके. सपोज अगर इलेक्ट्रॉन आपका E4 स्टेट में है तो E4 की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, देन वो E4 से E1 स्टेट में आ गया तो यहाँ भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी. अगर आप E4 की एनर्जी में से E1 की एनर्जी माइनस कर दें तो जो भी चेंज इन एनर्जी आएगा दैट विल बी द एनर्जी रिलीज्ड, बिकॉज वो 4 से 1 पे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस केस में एनर्जी एमिट होगी. और जब भी आपका इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा और इनिशियल की जो वैल्यू है अगर कम हो और फाइनल की ज़्यादा हो तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. तो ये आप ध्यान इस चीज़ को ध्यान में बिठा लेना. अगर इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियली हायर स्टेट में है और फाइनल लोअर स्टेट में आ रहा है तो उस केस में एनर्जी क्या होगी आपकी, एमिट होगी. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इनिशियली लोअर स्टेट में है और फाइनल अपर स्टेट में जा रहा है तो उसमें एनर्जी क्या होगी आपकी, एब्जॉर्ब होगी. फाइन. where E2 and E1 are the energy of the atom in the higher and lower energy levels, and delta E is the difference in energies of the two levels. So energy is always emitted or absorbed in certain discrete quantities called quantas or photons and not any value. So energy जब भी आपकी emit होगी, absorb होगी, एक certain quantity में होगी जिनको हम quantas बोलते हैं या photons बोलते हैं, और as such कोई भी other value वो नहीं होगी. Fine. So let me discuss one thing in front of you. Like if I talk about the energy, suppose your electron is present in some 4 state and energy is what here, it is E4. Fine. And electron from the 4th state is coming to the first state. Here the energy that is concerned or associated with the first level is the E1. So now I have to what I have to do, I have to calculate the what first state. I have to calculate the change in energy or the basically energy between the two levels. मुझे इन दोनों लेवल्स के बीच में चेंज इन एनर्जी देखना है, या इन दोनों के बीच में कितना एनर्जी गैप रहेगा मुझे वो देखना है. तो वो कैसे निकलेगा कि आप E4 की एनर्जी में से अगर E1 की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी आ जाएगी, या इन दोनों लेवल्स के बीच में जो जितना भी एनर्जी का डिफरेंस रहेगा वो आ जाएगा कि लेवल 4 और लेवल 1 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी वैल्यू दोनों की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा. ठीक है बेटा. और हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं. नेट डेल्टा E इज इक्वल्स टू E4 माइनस E1. फाइन. अभी हमने ऊपर एक्सप्रेशन पढ़ा था एनर्जी का कि किसी भी स्टेट से अगर कोई एनर्जी एसोसिएटेड होगी तो उस केस में हम एनर्जी कैसे निकालेंगे. अगर मैं जूल पर एटम में लिखूँ तो वो एनर्जी थी दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम. ये एक जनरल एनर्जी है n² z², जो किसी मतलब बेसिकली दिस इज z²/n², जो किसी नॉर्मल स्टेट से या जनरल स्टेट से अटैच्ड है. तो यही एनर्जी हम यहाँ अप्लाई करेंगे अब. लाइक नाउ E4 इट इज़ गिवन दैट, सो एनर्जी विल बी व्हाट, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 z² अपॉन n². Here value of n is what, it is 4.
So I can write 4 square, that is 16. Again minus E1 energy minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18. फाइन, इसे मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं माइनस 2.18 minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18. Again z square upon n square, here value of n is 1, which is 1 square. So now I can write, अब मैं common terms common ले लेती हूँ, which is minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 and z square again common because हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो z स्क्वायर भी कॉमन हो गया, तो z भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. बट अगर हाइड्रोजन लाइक की बात करेंगे तो z की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी. अब कॉमन लेने के बाद जो टर्म यहाँ पे बची ब्रैकेट में, वो बची 1/4 स्क्वायर माइनस 1/1, दैट इज ओनली 1. सो 1/16 प्लस 1. माइनस हम कॉमन नहीं लेते हैं, काम करते हैं हम माइनस अंदर ही रहने देते हैं ब्रैकेट में, तो माइनस ये यहीं रहेगा. सो ये वैल्यू आपकी आई, दैट इज 1 माइनस 1/16. यानी कि अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, अगेन 1/1 स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर. तो ये 1/1 स्क्वायर आपका कौन सा स्टेट हो गया, फाइनल स्टेट हो गया NF, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 पे आ रहा है, स्क्वायर माइनस 1/4 आपका इनिशियल था Ni स्क्वायर. तो ये वैल्यू होगी और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो होगा 2.18 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 18 Z स्क्वायर. सो यहाँ पे आपका जो आएगा इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं. सो दिस इज़ द जनरल इक्वेशन. अगर हमें किसी दो शेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो वहाँ पे हम ये जनरल इक्वेशन लगा सकते हैं, विच इज़ 2.18 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 18 Z स्क्वायर ब्रैकेट 1/, फाइनल स्टेट स्क्वायर माइनस 1/, इनिशियल स्टेट का स्क्वायर. फाइन. तो अगर आपकी एनर्जी की वैल्यू ये टोटल सॉल्व करने पे इफ़ इट कम्स टू बी नेगेटिव इट मीन्स एनर्जी इज़ एमिटिंग, एंड इफ़ इट कम्स टू बी पॉजिटिव इट मीन्स एनर्जी इज़ एब्जॉर्बिंग. तो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड पे आ रहा है, और एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मल से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है. क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही टॉपिक है. बोहर्स के पोस्टुलेट हमने करे हैं. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.